जेएस एजुकेशन प्लस के माध्यम से मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं समाजीकरण का टॉपिक लेकर। इस समाजीकरण के टॉपिक से आपके बीएड, डीएलएड और टेट में क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा बनते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए चर्चा करते हैं इस टॉपिक पर। आज इस टॉपिक के अंतर्गत हम इन हेडिंगों पर या इन बिंदुओं पर बात करेंगे। समाजीकरण का अर्थ, समाजीकरण की परिभाषा, समाजीकरण के उद्देश्य, समाजीकरण की विशेषताएं, समाजीकरण के कारक, समाजीकरण के अभिकरण या संस्थाएं यानी एजेंसियां, समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका। तो इन सारे पॉइंटों पर मैं चर्चा करूंगा। इनके जो मुख्य मुख्य पॉइंट है वे उन पर हम डिस्कस करेंगे। उन मुख्य पॉइंटों से आप लॉन्ग क्वेश्चन में तब्दील कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम एक एक कर कर चर्चा करेंगे कि उनके अंतर्गत जो मुख्य बिंदु बनते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं समाजीकरण का अर्थ। समाजीकरण का अर्थ होता है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न रीति रिवाज, गतिविधियां इत्यादि को सीखता है, जिसके द्वारा एक जैविक प्राणी में सामाजिक गुणों का विकास होता है और वह सामाजिक प्राणी बनता है। तो वो क्या है? आपका समाजीकरण है। तो समाजीकरण से सीधा सीधा अर्थ समाजीकरण का यह है कि जब कोई बालक समाज में पैदा होता है, किसी जन्म लेता है वो किसी भी समाज में, तो उस समाज के जो रीति रिवाज होते हैं, नियम कानून होते हैं, उस समाज में रहने के तौर तरीके, उनको वो धीरे धीरे अपने परिवार, अपने आसपास, पड़ोस, स्कूल यानी कि अपने समाज से वो सीखता है। और जो सीखने की प्रक्रिया वही क्या है? समाजीकरण है। जो वो समाज के रीति रिवाज और जो नियम कानून सीख रहा है वो क्या है? समाजीकरण है। तो समाजीकरण की परिभाषाएं दी हैं यहाँ पर। फीचर्स के शब्दों में समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उनके साथ अनुकूलन करता है। यानी कि सामाजिक व्यवहार क्या होते हैं, समाज में हमें कैसे रहना है, किस प्रकार व्यवहार करना, कौन से कपड़े पहनने, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कहाँ क्या बोलना है। तो ये सब चीजें क्या होती है? इन व्यवहारों को हम स्वीकार करते हैं और उनके साथ अनुकूलन करते हैं, यानी उन परिस्थितियों के साथ हम अनुकूलन बनाते हैं, हमने अनुकूल बनते हैं उनके तहत। तो ये क्या हुआ? एक समाजीकरण की प्रक्रिया हुई। रोज के अनुसार सहयोग करने वाले लोग, अहम की भावना का विकास, उनके साथ काम करने की क्षमता का संकल्प समाजीकरण है। और न्यू मेयर के अनुसार एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया ही सामाजिक प्राणी है, समाजीकरण है। यानी कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तन होना ही समाजीकरण है। जब कोई बालक पैदा होता है, यदि हम उसे पैदा होते के साथ ही जंगल में छोड़ दें तो उसके अंदर ना तो खाने का तरीका वो जानेगा, ना उसे कपड़े पहनने का तरीका होगा, ना उसे जो है आज्ञा पालन का तरीका होगा, ना अभिवादन का तरीका होगा, ना उसे उठने का, बोलने का, किसी भी तरीके को वो नहीं पहचान पाएगा। क्या रीति रिवाज हैं, क्या वैल्यूज हैं। तो इन सबका जो है जो ग्रहण करता है वो और एक सामाजिक प्राणी बन जाता है, समाज में रहने योग्य प्राणी बन जाता है। तो वो उसके केवल समाज के माध्यम से ही बन सकता है। और जब वो सामाजिक नियम कानूनों को उनको फॉलो कर लेता है तो उसका क्या हो जाता है? समाजीकरण हो जाता है। तो इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि समाजीकरण जो है समाज के बीच रहकर ही संभव है। और समाजीकरण के उद्देश्य क्या हैं? सबसे पहला उद्देश्य आपका आधारभूत नियमबद्धता। अब समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी भी बालक को या किसी मनुष्य को जो है एक नियमबद्ध तरीके से रहना सिखाता है समाजीकरण। जब समाजीकरण की प्रक्रिया होती है तो समाजीकरण से क्या उद्देश्य होता है हमारा? कि किसी को किस प्रकार से नियमबद्ध रखना है, अनुशासन में रखना है, कि वो कहाँ कौन सा व्यवहार करे, इन सब का ध्यान रखना है। यानी आधारभूत नियमबद्ध होने चाहिए। इच्छाओं की पूर्ति। अब समाजीकरण की प्रक्रिया का उद्देश्य एक ये भी होता है कि मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति भी इससे होती है। जैसे कि कुछ जो आपके वरिष्ठ लोग हैं वो चाहते हैं कि आप उनका मान सम्मान करें, उन्हें नमस्ते करें या उनके पैर छुएं, जिस समाज में जिस भी तरीके का रीति रिवाज है उसे फॉलो करें। तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए बालक का समाजीकरण होना जरूरी है। समाजीकरण का उद्देश्य इच्छाओं की पूर्ति को भी दर्शाता है। सामाजिक भूमिका का निर्वाह। एक व्यक्ति को कई प्रकार की भूमिकाएं निभानी होती है समाज में। कभी वो किसी जगह पर वो पिता की भूमिका निभाता है, किसी जगह पर वो बेटे की भूमिका निभाता है, कहीं वो पति की भूमिका निभा रहा है, कहीं वो बॉस की भूमिका निभा रहा है, तो कहीं वो अपना कर्मचारी की भूमिका निभा रहा है। तो इन सब भूमिकाओं को वो अलग अलग स्थान पे अलग अलग तरीके से किस प्रकार से
संचालित करता है। तो इन सबको सही से निभाने के लिए जो है समाजीकरण बहुत आवश्यक है। समाजीकरण के बिना वो उसे नहीं पता चल पाएगा कि किस सिचुएशन में मुझे कौन सा व्यवहार करना है। घर पे माता पिता के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है, पत्नी के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है, या बच्चों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है, या ऑफिस में किस प्रकार से व्यवहार करना है, और समाज के अन्य पक्षों में किस प्रकार से उसकी भूमिका उसे निर्वाह करनी है। ये क्या है, समाजीकरण का उद्देश्य है। क्षमताओं का विकास, क्षमताओं का विकास जो है समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य में एक क्षमताओं का विकास करना भी है। किसी भी मनुष्य की क्षमताओं का विकास जो है समाजीकरण के माध्यम से हो जाता है। जैसे कि किसी में पढ़ाने की क्षमता है तो उसमें क्या होगा कि वो समाजीकरण के माध्यम से वो किसी दूसरे से, किसी अच्छे टीचरों से या आसपास की चीज़ों से वो उसके अंदर जो है उसकी क्षमताओं का विकास होगा, उनसे वो चीज़ें सीखेगा और उसके अंदर जो क्षमता है उन क्षमताओं में विकसित होती रहेंगी, क्योंकि समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है। वह आसपास के लोगों को देखकर नई नई चीज़ें सीखेगा और अपनी क्षमताओं में विकास कर लेगा। इसके बाद जो आता है आपका अगला आता है समाजीकरण की विशेषताएं। समाजीकरण की विशेषताएं क्या है? नंबर 1 है समाजीकरण की प्रक्रिया सापेक्षिक होती है। यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया सापेक्षिक का मतलब है कि समाजीकरण की प्रक्रिया स्थान और समय के अनुसार सापेक्ष है। जैसा स्थान है वहां के नियम कानून वैसे हैं और जैसा समय है नियम कानूनों में चेंज होता रहता है, उसी हिसाब से समाजीकरण चलता रहता है। यानी समाजीकरण चेंज होता रहता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में नियम कानून चेंज होते रहते हैं। जैसे पहले जमाने में क्या होता था कि पैर छूकर हम किसी का अभिवादन करते थे, लेकिन आज के समय में हम जो है चरण स्पर्श करने की बजाय हाथ मिलाकर अभिवादन करते हैं। तो ये क्या हुआ, समय के साथ समाजीकरण की प्रक्रिया में बदलाव हो रहा है। समाजीकरण में सांस्कृतिक तत्वों को आत्मसात करना, यानी कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, तो उसके जो तत्व हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, तो उन्हें हम क्या करते हैं, अपने पूर्वजों से सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं संस्कृति के तत्व और अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। समाजीकरण की दूसरी विशेषता हुई। समाजीकरण की तीसरी विशेषता, समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सांस्कृतिक हस्तांतरण होता है। यानी हस्तांतरण, मेरे पिताजी से जो संस्कृति के जो गुण मिले वो मैंने सीख लिए और मैंने जो सीखे वो मैं अपने आने वाली पीढ़ी को सिखाऊंगा। तो इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी जो नियम कानून रीति रिवाज संस्कृति है हमारी, हम उसे जो है आगे बढ़ाते रहते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से। इसके बाद समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। समाजीकरण से हमेशा हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। यह एक सीखने की प्रक्रिया, यह इसकी भी एक मुख्य विशेषता है। समाजीकरण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यानी समाजीकरण जन्म के बाद जो है शुरू हो जाती है और ये निरंतर लगातार हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं समाज से और मृत्यु तक ये जो है प्रक्रिया हमारी चलती रहती है। अनुकरण से प्रभावित, अब समाजीकरण में जो है अगर हम सही लोगों का अनुकरण करेंगे तो हमारा समाजीकरण सही से होगा, हम अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। यदि हम अनुकरण ही गलत करेंगे, गलत लोगों को देखेंगे, तो हमारा सामाजिक करण गलत होगा। यानी यहाँ पर यदि किसी कक्षा में उदाहरण लिया जाए तो शिक्षक का अनुकरण उसके बच्चे करते हैं। यदि शिक्षक अच्छा है तो उसके अंदर चरित्र अच्छा होगा उसका, नहीं तो वो उसके चरित्र में भी कुछ ना कुछ कमियां होंगी। आत्मसात की प्रक्रिया, समाजीकरण में जो है हम नई नई चीजें आत्मसात करते हैं अपने अंदर। जो चीज हम में कमियां हैं, जो हम नहीं जानते, तो हम समाज के विभिन्न आयामों से, चाहे वो परिवार हो, माता पिता हो, पड़ोस हो, खेल का मैदान हो, स्कूल हो, इन सबसे हम सीखते हैं और नई नई चीजें हम आत्मसात करते हैं। तो एक आत्मसात की प्रक्रिया। अनुकूलनशीलता, हम नई परिस्थिति में एडजस्ट करने के लिए जो है जब भी देखते हैं तो उसमें सामाजिक भूमिका बहुत आवश्यक होती है। समाजीकरण की विशेषता एक मुख्य ये भी है कि जिसका जितना अच्छा समाजीकरण हुआ है वो इतना अच्छे तरीके से अनुकूलन करना सीख जाएगा किसी भी परिस्थिति में, वो कहीं भी एडजस्ट कर सकता है यदि वो समाजीकरण के सारी प्रक्रियाओं को फॉलो करता है। तो समाजीकरण के कारक, समाजीकरण को की प्रक्रिया के कारक क्या क्या होते हैं? पहला होता है पालन पोषण। पालन पोषण का मुख्य प्रभाव पड़ता है किसी भी बालक के समाजीकरण पर। यदि उसका पालन पोषण सही परिवार में हुआ है, सही वातावरण में हुआ है, सही माहौल में हुआ है, सही समाज में हुआ है, तो वो जो है समाजीकरण उसका अच्छा होगा, उच्च कोटि का होगा। नहीं तो समाजीकरण में उसकी कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। सहानुभूति, यदि बालक के साथ जो व्यक्ति
प्रेम से बात करता है तो बालक उससे अधिक लगाव रखता है, और जो लोग उससे सहानुभूति नहीं दिखाते हैं तो बालक उससे जो है घृणा करने लगता है। तो ये भी एक समाजीकरण की प्रक्रिया का कारक है। सामाजिक प्रशिक्षण, समाजीकरण में जो है हम सामाजिक प्रशिक्षण, हमें समाज द्वारा हमें प्रशिक्षण मिलता है कि हमें समाज में कैसे रहना है, हमें किस घटना में कैसा रिएक्ट करना है। तो हमें एक समाज जो है हमारा एक प्रशिक्षण का काम करता है। अनुकरण, हम किसी का अनुकरण करके ही कोई ना कोई चीज सीखते हैं, तो अच्छे समाज में अच्छे लोगों का अनुकरण करेंगे तो समाजीकरण अच्छा होगा। तो समाजीकरण का मुख्य कारक एक अनुकरण भी हुआ। आत्मीकरण, किसी भी चीज को, अच्छी चीज को अपने अंदर आत्मसात करना, अपने अंदर बैठा लेना, उसे अपने अंदर स्वभाव में शामिल कर लेना समाजीकरण की प्रक्रिया का एक कारक है। निर्देश, समाजीकरण की प्रक्रिया में निर्देश भी एक कारक होता है। जिस प्रकार के निर्देश, यदि अच्छे निर्देश मिलेंगे, हमें अच्छी निर्देशन मिलेगा तो हमारा समाजीकरण अच्छा होगा। यदि निर्देशन में ही कमी होगी तो हम अच्छे से जो है हम समाजीकरण नहीं कर पाएंगे। सहयोग, सहयोग की भावना, जहाँ सहयोग होता है, एक दूसरे का सहयोग करने की भावना होती है, तो वहां पर समाजीकरण की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है। अन्यथा समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रॉब्लम आ जाती है। पारस्परिक व्यवहार, एक दूसरे के साथ हमारे व्यवहार कैसे हैं, संबंध कैसे हैं, समाज में हम एक दूसरे के साथ किस प्रकार से संबंध रखते हैं, तो ये सब चीज समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। ये समाजीकरण के कारक हुए। समाजीकरण के कारक के बाद आता है समाजीकरण के अभिकरण या संस्थाएं यानी एजेंसियां। समाजीकरण के अभिकरण क्या क्या है जिनके द्वारा समाजीकरण होता है, उन संस्थाओं की यहाँ पर चर्चा करेंगे हम। पहला है आपका समाजीकरण की प्राथमिक अभिकरण, दूसरा है द्वितीयक अभिकरण। तो प्राथमिक में क्या क्या आता है, परिवार आता है, आपका कीड़ा समूह आता है यानी खेल का मैदान, पड़ोस आता है, नातेदार समूह, विवाह। परिवार में बच्चा पैदा होता है, जैसा जिसका परिवार होगा, पर बच्चे का जो प्राथमिक अभिकरण में जो सबसे मुख्य पहलू है वो है परिवार। परिवार के द्वारा बच्चे का समाजीकरण होता है। इसलिए बच्चे के को जो है, परिवार को जो है, माता पिता को जो है उसकी प्रथम गुरु बोला है और प्रथम पाठशाला बोला गया है उसके परिवार को। कीड़ा समूह, खेल का मैदान, खेल के मैदान भी जो है प्राथमिक अभिकरण आता है। खेल के मैदान में बालक में जो है सहयोग करना और एक दूसरे की मदद करना और कार्य, किसी भी कार्य को सामूहिक रूप से करने की जो है आदत बनती है। उसके अंदर जो है उसके निर्णय को लेने में जो है वो नेतृत्व करने की क्षमता बनती है और एक साथ जो है किसी काम को यूनिटी के साथ आगे बढ़ाने की हिम्मत बनती है। पड़ोस, पड़ोस के से जो है समाजीकरण बहुत बड़ा असर पड़ता है। किसी का पड़ोस यदि अच्छा नहीं होगा, वहां पर गाली का प्रयोग करते हैं पड़ोसी, तो उसके बच्चे में भी गाली गलौज की आदत आ जाएगी। नातेदार समूह यानी रिश्तेदार जो होते हैं, जिस प्रकार के रिश्तेदार होंगे इस तरीके का बच्चे का समाजीकरण होगा। और विवाह, विवाह के बाद जो है काफी हद तक हर किसी के जीवन में बदलाव आता है, तो जिस प्रकार का विवाह के संबंध होंगे उसी प्रकार से समाजीकरण होगा। तो द्वितीयक अभिकरण क्या होते हैं, आर्थिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाएं यानी विद्यालय, राजनीतिक संस्थाएं, जाति तथा वर्ग, संस्कृति संस्थाएं और व्यवसाय समूह। यानी कि ये सारी संस्थाएं, चाहे वो विद्यालय हो या किसी की जाति हो या किसी का कोई भी वर्ग हो, ये सब चीजें जो है समाजीकरण पर के जो अभिकरण हैं, जो संस्थाएं द्वितीयक रूप में प्रभाव डालते हैं, यानी कुछ कम प्रभाव डालती हैं, तो ये द्वितीयक संस्थाएं हुई आपकी समाजीकरण की, ये भी पूछ ली जाती हैं आपसे। इसके बाद आता है समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका। शिक्षक की क्या भूमिका होती है समाजीकरण में, तो सबसे पहली भूमिका है संस्कृति का हस्तांतरण। शिक्षक की एक संस्कृति को, जो पुरानी संस्कृति है किसी की भी, उस संस्कृति को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करने का जो मुख्य योगदान होता है वो शिक्षक का होता है। वो स्कूल में सिखाते हैं कि आपकी संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति को सिखाते हैं शिक्षक। तो शिक्षक जो है संस्कृति को हस्तांतरण करने में मुख्य रोल निभाते हैं। अगली भूमिका अभिभावक शिक्षक सहयोग। अभिभावक शिक्षक का सहयोग करते हैं, यानी शिक्षक अभिभावकों के सहयोग से, दोनों एक दूसरे के सहयोग से बालक का समाजीकरण करते हैं। शिक्षक जानता है कि बच्चे की क्या रुचि है, क्या अभिरुचि है, या बच्चे का कैसा व्यवहार है, बच्चे में क्या कमियां हैं, ये सब चीजें एक दूसरे के कोऑपरेशन से जो है, सहयोग से जो है समाजीकरण की प्रक्रिया बढ़ती है। सामाजिक आदर्शों की प्रस्तुति, समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करता है शिक्षक। समाज के में आदर्श प्रस्तुत करने के लिए जो है आदर्श के रूप में प्रस्तुत होता है, अच्छा मॉडल, रोल मॉडल बनता है शिक्षक, तो बच्चे के अंदर जो समाजीकरण की प्रक्रिया अच्छी होती है। विद्यालय परंपराओं की स्थापना, विद्यालय में कुछ परंपराएं, कुछ नियम कानून होती हैं, उनकी स्थापना करने में जो है महत्वपूर्ण होता है शिक्षक, जिससे समाजीकरण पर की प्रक्रिया में
बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सामूहिक कार्यक्रम प्रोत्साहन, यानी कि समूह के अंदर कोई भी काम को करना का प्रोत्साहन जो है शिक्षक करता है, और समूह के अंदर जब कोई कार्य करता है तो उसके अंदर जो है एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर इंक्रीज होता है। तो ये सब चीजें जो है शिक्षक कर सकता है। तो इस शिक्षक की भूमिका समाजीकरण महत्वपूर्ण है। अंतर सांस्कृतिक भावनाओं का विकास, अंतर सांस्कृतिक भावनाओं का मतलब है यानी कि बच्चे विभिन्न विभिन्न संस्कृति, विभिन्न विभिन्न धर्मों के आते हैं, उनकी संस्कृतियां विभिन्न होती हैं, तो सबकी संस्कृतियों को जानने का मौका शिक्षक ही देता है। एक दूसरे की संस्कृतियों के बारे में समझाता है तो सब एक दूसरे की संस्कृतियों के बारे में जान पाए। इससे जो है उनके अंदर एक दूसरे की संस्कृति के प्रति जो है भावना पैदा होती है, अच्छे विचार आते हैं और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। स्वस्थ प्रतियोगिता, प्रतियोगिता में जो है बच्चे के अंदर स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए। ये नहीं कि जीतने के लिए वे जो है अपने साथियों से घृणा करने लगे या कुछ अनुचित कार्य करके जीते या वो नंबर 1 आए क्लास में। उसके अंदर स्वस्थ प्रतियोगिता का बढ़ावा जो है शिक्षक द्वारा दिया जाता है। उससे क्या होता है, समाजीकरण की प्रक्रिया और मजबूत होती है। स्वस्थ मानवीय संबंध, यानी कि एक दूसरे के बीच में जो अच्छे संबंध है, स्वस्थ मानवीय संबंध, यानी कि जिनमें कोई लोभ, लालच, अहंकार ना हो, तो ऐसे संबंध पैदा करने में शिक्षक की भूमिका होती है। और शिक्षक का आदर्श व्यक्तित्व, यदि शिक्षक एक आदर्श व्यक्तित्व वाला होगा, पर्सनैलिटी उसकी गुड होगी, अच्छी होगी, अच्छा व्यवहार होगा, तो उसके जो बच्चे हैं तो उनका चरित्र भी अच्छा होगा, उनका पर्सनैलिटी भी अच्छे से डेवलप होगी। तो ये था आपका समाजीकरण से संबंधित टॉपिक। समाजीकरण से संबंधित टॉपिक में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।